Question 2 is, an enterprise purchases an anti-pollution device having an original cost of ₹50 lakh. एक enterprise ने anti-pollution device खरीदा है 50 लाख रुपए का. Life of 10 years and no residual value. Life 10 साल की है और कोई residual value नहीं है. The enterprise receives subsidy of 40% of the above amount from the central government, which it credits to the relevant fixed asset account. एंटरप्राइज को सब्सिडी मिला है 40% का सेंट्रल गवर्नमेंट से और इसने इसे क्रेडिट कर दिया है फिक्स्ड एसेट अकाउंट में. फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया गया है. ठीक है, 50 लाख रुपए का डिवाइस था, 40% सब्सिडी मिली है, यानी कितनी मिली है? 20 लाख. और आपने फिक्स्ड एसेट को रिड्यूस कर दिया 20 लाख से, यानी कितने का दिखाया अपनी बुक्स में? 30 लाख रुपए. यानी आपने डिडक्टिव अप्रोच अप्लाई किया है. आफ्टर अबाउट 4 years व्हेन द नेट बुक वैल्यू ऑफ द डिवाइस इज 18 लाख. कहता है 4 सालों बाद जब डिवाइस की बुक वैल्यू 18 लाख रुपए है, या देख लिया जाए हम लोग 4 साल बाद डिवाइस की बुक वैल्यू होगी कितनी? 50 लाख की डिवाइस, उसमें से 20 लाख सब्सिडी मिल गई, कितना बचा? 30 लाख. लाइफ है उसकी 10 साल, तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 10 साल, 1 साल का डेप्रिसिएशन 3 लाख, 4 साल का डेप्रिसिएशन 12 लाख. 30 लाख में से 12 लाख हटाइए, 18 लाख WDV. ठीक तो लिख रहा है, बस चेक कर लिया हम लोग ने कि ठीक लिख रहा है कि नहीं. ये चीज लिख के कराते हैं आपको, ये सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो. क्वेश्चन में 18 लाख रुपए कैसे आया है वो लिख रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन, asset purchased 50 lakh, grant received 40% into 50 lakh is equal to 20 lakh. Annual depreciation 50 लाख माइनस 20 लाख, ये एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, डिवाइडेड बाय लाइफ 10 years. तो एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया 3 लाख रुपया. ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर 4 years, 4 साल बाद उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 30 लाख माइनस 3 लाख इंटू 4, 30 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू 18 लाख. आगे देखिए क्वेश्चन को. द एंटरप्राइज हैज टू रिफंड द ग्रांट ओइंग टू सर्टेन टेक्निकल डिफॉल्ट. एंटरप्राइज को ग्रांट रिफंड करना पड़ा सर्टेन टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से. एट दैट टाइम व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑन रिफंड ऑफ ग्रांट. रिफंड ऑफ ग्रांट पे क्या ट्रीटमेंट होगा ये बताइए. तो बड़ी सिंपल सी तो बात है. अगर डिडक्टिव अप्रोच होता है तो रिफंड के समय क्या करते हैं? पहली एंट्री पैसा देने की, क्या? ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक. और फिर जितना ग्रांट आपने वापस किया है, एसेट की वैल्यू को पहले कम किया था तो एसेट की वैल्यू को बढ़ा दीजिए. दूसरी एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल. ठीक है, हाउ वुड योर आंसर इन द अबव केस बी अफेक्टेड. आपका आंसर कैसे बदल जाएगा? इफ द एंटरप्राइज हैड क्रेडिटेड द सब्सिडी टू अ डिफर्ड इनकम अकाउंट. अगर एंटरप्राइज ने सब्सिडी को डिफर्ड इनकम अकाउंट की तरह ट्रीट किया था इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इट टू द रिलेवेंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट. अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर आपने सब्सिडी को डिफर्ड इनकम अकाउंट माना होता, उसको फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट ना किया होता. क्या बात कर रहा है? अगर आपने एडिटिव अप्रोच लगाया होता, तभी तो हम डिफर्ड इनकम मानते हैं. विथ पीरियोडिक ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप पीरियोडिक ट्रांसफर करते हो टीएल अकाउंट में, अगर ये काम किया होता तो आंसर कैसे बदल जाता. तो कुल मिला के यहाँ पे भी आपको डिडक्टिव अप्रोच और एडिटिव अप्रोच दोनों के रिफंड की अकाउंटिंग करनी है. तो आप क्या क्या अकाउंटिंग करना पसंद करोगे? ग्रांट आने की अकाउंटिंग और रिफंड दोनों, या सिर्फ रिफंड? हाँ, दोनों करते हैं. ठीक है, हमें ग्रांट के रिफंड की अकाउंटिंग करनी है फॉर एडिटिव अप्रोच एज वेल एज डिडक्टिव अप्रोच. हम लोग दोनों अकाउंटिंग करते हैं.
और आपका आंसर जितना होगा इसका वो हम ब्लॉक बना के मार्क करा देंगे। ठीक है, चलिए पहले ग्रांट आने की एंट्री कराइए। ठीक है, अकाउंटिंग, पहले हेडिंग दे दीजिए डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच, अकाउंटिंग फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट, और फिर इसके बाद हम आपको कराएंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, दैट इज रिफंड ऑफ ग्रांट। ग्रांट जब आया तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, कितना 20 लाख रुपए ना, 20 लाख, 40% ऑफ 50 लाख। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री एसेट आपने परचेज की, एसेट डेबिट टू बैंक, कितने का 50 लाख। सिंस ये डिडक्टिव अप्रोच है तो तुरंत आपने एसेट के वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। आपने तीसरी एंट्री की ग्रांट डेबिट टू एसेट 20 लाख रुपए। ठीक है, ये अकाउंटिंग की है आपने। डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन कितना 3 लाख। अब आपको अकाउंटिंग कराते हैं, अकाउंटिंग फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट। ग्रांट आपने जब वापस किया तो क्या अकाउंटिंग होगी? नो, हम आंसर मार्क कराएंगे, अभी ये आंसर नहीं है। आंसर ये शुरू हो रहा है अब आपका, आपसे कह रहा था रिफंड ऑफ ग्रांट की अकाउंटिंग बताइए। ठीक है, बस 2 ही एंट्री की अकाउंटिंग, ये 2-3 एंट्री की। पहला बताइए, रिफंड करेंगे एंट्री क्या करें, ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक 20 लाख रुपया। और अब क्या करोगे, दूसरा काम, एसेट की वैल्यू को बढ़ा दोगे, एसेट डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल 20 लाख रुपया। ठीक है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट 30 लाख रुपए की एसेट थी, बन गई थी, जैसे ही आपको ग्रांट मिला था 50 लाख की एसेट का, 4 साल में 12 लाख डेप्रिशिएट कर दिए थे, 18 लाख हो गई थी। 18 लाख में अब ये 20 लाख बढ़ा दिए आप, कितनी हो गई अब 38 लाख। कोई ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ में आई? 18 लाख हो गई थी 4 साल बाद बुक वैल्यू, 20 लाख रुपए से आपने बढ़ा दिया, कितनी होगी वैल्यू 38 लाख रुपया। अब एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा तब इसका, 38 लाख रुपया डिवाइडेड बाई कितना साल, लाइफ है एसेट की 10 साल, जिसमें से 4 साल बीत चुके हैं, तो बचे कितने हैं 6 साल। 38 लाख डिवाइडेड बाई 6, 6.3, आगे भी कुछ है 33, 6.33 लाख। नेक्स्ट एंट्री तीसरी वाली आपकी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट 6.33 लाख। आपसे कह रहा था डिडक्टिव अप्रोच अगर कंपनी ने अप्लाई किया है तो रिफंड ऑफ ग्रांट की अकाउंटिंग बताइए, बस ये आपको करना था, ये करना था। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ था, क्वेश्चन उसके आगे ये कहता है कि मान लो आपने एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करने की बजाय उसे डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट किया होता तो अकाउंटिंग कैसे होती रिफंड के समय, यानी एडिटिव अप्रोच में रिफंड ऑफ ग्रांट की अकाउंटिंग। ठीक है, एडिटिव अप्रोच,
पहले हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट। ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था आपसे, आपसे बस पूछा है रिफंड ऑफ ग्रांट। रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट 20 लाख रुपया। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट टू बैंक 50 लाख रुपया। हमारी बैलेंस शीट में ग्रांट अलग चलता है, एसेट अलग चलता है। ग्रांट को हम एनुअली अमोर्टाइज करते जाते हैं और एसेट को एनुअली डेप्रिशिएट करते जाते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5 लाख। और एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट बताइए कितना? 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2 लाख। तो डेप्रीशिएशन डेबिट टू एसेट ये होता है 5 लाख रुपए का। हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। और डेप्रीशिएशन को फर्दर हम कहां चार्ज कर देते हैं? पीएल में। पीएल डेबिट टू डेप्रीशिएशन 5 लाख रुपया। और ग्रांट को हर साल अमोर्टाइज करते हैं 2 लाख रुपया। ग्रांट का बैलेंस कैसा चल रहा है? क्रेडिट चल रहा है, डेबिट चल रहा है? हाँ, क्रेडिट बैलेंस है। बोलती क्यों नहीं हो आप लोग? ये जो एसेट है हमारी ये डेबिट है, ग्रांट हमारा क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। अमोर्टाइज करना है, क्या करेंगे? ग्रांट को डेबिट कर देंगे और पीएल को क्रेडिट कर देंगे। पांचवा, ग्रांट को डेबिट कर दीजिए 2 लाख रुपए से और पीएल को क्रेडिट कर दीजिए 2 लाख रुपए से। ठीक है, ये रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट है। ये नहीं पूछ रहा था। अब जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे कह रहा था, इसी में लिखिए अकाउंटिंग फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट। अकाउंटिंग फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट, सबसे पहले ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक। ₹20 लाख रुपया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जितना मेरी बैलेंस शीट में ग्रांट चल रहा है उतना ग्रांट डेबिट कर देंगे और बाकी से पीएल डेबिट कर देंगे। मेरी बैलेंस शीट में ग्रांट कितना बचा हुआ है बताओ जरा सा, बताओ। अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ ग्रांट, ग्रांट की कितनी वैल्यू बची हुई है मेरी बैलेंस शीट में? देखो ग्रांट कितने का था बताओ हमें? 20 लाख। हर बार कितना अमोर्टाइज करते हो? 2 लाख। कै साल अमोर्टाइज कर चुके हो? 4 साल। तो 20 लाख का ग्रांट था, 2-2 लाख करके 4 बार अमोर्टाइज किए हो, 8 लाख अमोर्टाइज हो गया। कितना बचा? 12 लाख। अब हम 20 लाख रुपए का ग्रांट वापस करेंगे तो दूसरी एंट्री क्या करने वाले हो आप? आप ग्रांट को डेबिट करोगे 12 लाख जो बचा हुआ है, पीएल को डेबिट करोगे 8 लाख और ग्रांट रिफंडेबल 20 लाख। ठीक है, ये आपसे सॉल्यूशन में पूछ रहा था, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, ये
अगला देखिए, बीटीसी लिमिटेड हैज सेट अप अ वैल्यू प्लांट एट गोविंदवाल। बीटीसी लिमिटेड ने एक प्लांट लगाया है गोविंदवाल में, which is designated as a backward area in Punjab near Amritsar as per the notification of Government of India in the official gazette। ये बैकवर्ड एरिया है एक, और जैसे ही बैकवर्ड एरिया आपको सुनाई दे तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए जो ग्रांट मिलती है वो कौन सी ग्रांट है? ग्रांट एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और क्या करते हो आप इसका? हाँ, कैपिटलाइज कर देते हो, ठीक है, आप इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव अ सब्सिडी ऑफ 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ने क्या कहा है? कहा है कि यहां पे इंडस्ट्री लगाओगे तो 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी 100 रुपए लगाओगे तो 15 रुपए गवर्नमेंट देगी उसमें। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड 200 लाख इन कैपिटल एसेट। कंपनी ने 2 लाख रुपए की कैपिटल एसेट लगाई है। इट हैज कंप्लाइड विथ ऑल द कंडीशन लेड डाउन अंडर द स्कीम। और स्कीम की जो भी कंडीशन थी उसने कंप्लाई की है। इसका मतलब ये होता है कि जहां पे इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में लगानी थी वहीं पे लगाई गई है, और 200 लाख रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। एंड रिसीव्ड ऑन जनवरी 2000 रुपीज 30 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसलिए 200 लाख का 15% यानी कि 30 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे दे देती है। तो अभी तक का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बीटीसी लिमिटेड ने बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाई और गवर्नमेंट ने कहा था बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओगे तो 15% जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका देंगे। 200 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसका 15% यानी कि 30 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देती है। द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च 2000। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2000 को। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू ट्रीट द रिसिप्ट एज आइटम ऑफ रेवेन्यू। कंपनी का अकाउंटेंट इसे आइटम ऑफ रेवेन्यू की तरह ट्रीट करना चाहता है। रेवेन्यू आइटम मतलब पीएल में ट्रांसफर करना चाहता है। टू रिड्यूस लॉसेस, ताकि वो अपना लॉसेस रिड्यूस कर सके ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। इस साल 30 लाख रुपए की सब्सिडी आई है, पहले साल इस कंपनी को बड़ा घाटा भी हुआ है, तो कंपनी का अकाउंटेंट ये कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं, इस 30 लाख रुपए को पीएल में ले जाते हैं, इससे घाटा भी कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन ओवर द ट्रीटमेंट प्रपोज्ड बाय द अकाउंटेंट इन व्यू ऑफ एएस 12। एएस 12 के हिसाब से आपका जो ओपिनियन बनता है अकाउंटिंग के इस ट्रीटमेंट पे जो अकाउंटेंट ने इस कंपनी के कर रखा है वो आप बताएं। बताइए क्या आपका ओपिनियन है, ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है? गलत कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे ओपिनियन पूछता है तो उस क्वेश्चन को आंसर कैसे किया जाता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले एएस का नंबर लिखिए, ठीक है। आप जिस एएस का रेफरेंस देके समझाने वाले हो उस एएस का नंबर लिखिए। फिर उसके बाद उस एएस का नाम बताइए, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप ट्रीटमेंट बता रहे हो। फिर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या ट्रीटमेंट कहा गया है ये बताइए। फिर क्वेश्चन के इशू को डिस्कस कीजिए और फिर अपना कंक्लूजन दीजिए। तो देखिए आप आंसर कैसे करते हो, हाउ टू आंसर एएस क्वेश्चन। सबसे पहला काम नेम ऑफ एएस, सॉरी नेम ऑफ एएस नहीं, नंबर ऑफ एएस। दूसरा नेम ऑफ एएस, ये रेफर कीजिए। तीसरा रेफरेंस टू टेक्स्ट ऑफ एएस, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या कहा गया है वो बताइए। चौथा डिस्कस इशू ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बातें कही गई हैं उसे अब डिस्कस कीजिए। पांचवा बात अपना कंक्लूजन दीजिए कि ये ट्रीटमेंट गलत है सही है, ये लास्ट में आके लिख दीजिए, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी बात पहले लिखते हैं, बीच में लिख देते हैं अकाउंटेंट सही कह रहा है या गलत कह रहा है, फिर दो चार बात और लिख देते हैं। तो ऐसे में जो कॉपी करेक्शन करने वाला है उसको आपका कंक्लूजन दिखता ही नहीं है, ठीक है।
देखिए आपका कंक्लूजन देखने के बाद ही एक इंसान इंटरेस्ट लेता है आपके आंसर्स को पढ़ने के लिए। जब आप गलत कंक्लूड किए होगे तो वैसे ही उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो कंक्लूजन आपका स्पेसिफिकली दिखना चाहिए। वो लास्ट में देखता है क्वेश्चन की लाइन में इसने कंक्लूड किया है कि अकाउंटेंट की ट्रीटमेंट गलत है, तो फिर वो ऊपर से पढ़ना शुरू करता है, हाँ अब इसने ऐसा कुछ लिखा है। अगर आपके सब चीज हैफजर्ड चलेंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं जो वो चाहता है। ठीक है, तो देखिए अब इस आंसर को हम कैसे लिख रहे हैं। आंसर 3, अकॉर्डिंग टू AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, ग्रांट रिसीव्ड in respect of total investment for establishing industry in backward area is promoters contribution grant and is credited to capital reserve. देखिए हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, हमने नंबर दे दिया फिर नाम दे दिया। अब इस स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है वो बात कर रहे हैं कि इस स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, ग्रांट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया इज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट एंड इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये AS में लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन के इशू को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, द अमाउंट, अब क्वेश्चन की लाइन से आ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ रुपीज कितना मिला है 30 लाख, द अमाउंट ऑफ रुपी 30 लाख received should have been credited to capital reserve as it is promoters contribution grant। अब आपने क्वेश्चन की बात बता दी कि 30 लाख रुपए जो मिला है इसे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। देयरफॉर, अब आपका कंक्लूजन, देयरफॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय अकाउंटेंट ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, STC BTC, अकाउंटेंट ऑफ BTC लिमिटेड इज इनकरेक्ट। हो गया ये। क्वेश्चन 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4, जेनिथ लिमिटेड रिसीव्ड अ रेवेन्यू ग्रांट ऑफ ₹800 लाख ड्यूरिंग द लास्ट अकाउंटिंग ईयर 2001-2 फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज। जेनिथ लिमिटेड को 800 लाख अकाउंटिंग ईयर 1-2 में मिला था अपने एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए। कौन सा ग्रांट है ये, हाँ ग्रांट फॉर एक्सपेंस, ठीक है, खर्चा भी करना पड़ेगा आपको, वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है एम्प्लॉयज के लिए। द ग्रांट प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन, कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन भी यहां पे थी। कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अब जैसे अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि आप एम्प्लॉयज का वेलफेयर कर देना, 800 लाख रुपए आपको देते हैं, तो हो सकता है कि कंपनी तो क्या करे, सारे एम्प्लॉय को मस्ती कराए बस, ठीक है, जाओ मॉल में जाओ परचेजिंग करो, सबको घूमने फिरने भेज दिया है। अरे तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर का तरीका भी बताती है कि वेलफेयर कैसे करना है, ठीक है, कि सभी एम्प्लॉय के लिए इतना आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, ठीक है,
हर इंप्लॉय को इतनी ट्रेनिंग दिलवाओ इस तरीके से ताकि उनकी स्किल भी इंप्रूव हो। तो इसने कंडीशन भी बताई होगी कि इंप्लॉय का वेलफेयर कैसे करना है। तो 800 लाख रुपए दिए, वेलफेयर करना है ये बताया, और वेलफेयर कैसे करना है ये भी बताया है। मतलब कंपनी का आउटलुक नहीं छोड़ दिया कि जैसे मन वैसे खर्च कर देना वेलफेयर पे। तो प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन। However, during the year 2002-3, it was found that the condition of grant was not completed with. 2002-3 में ये दिखता है कि कंडीशन ग्रांट की कंप्लीट नहीं हुई, एंड द ग्रांट हैड टू बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट, और ग्रांट इसलिए वापस करना पड़ा। ठीक है, अब हमें ये बताओ कि वो क्या कहना चाहता है। हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों में से एक को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। उसे ग्रांट मिला 800 लाख रुपए का, उसने ग्रांट खर्च किया ही नहीं था और गवर्नमेंट उससे वापस मांग रही है, ये कहना चाहता है। या फिर उसे 800 लाख रुपए मिले थे, उसने खर्च किया लेकिन जैसे खर्च करने थे वैसे नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट वापस मांग रही है। हाँ, दूसरी वाली बात देखिए, ये क्या कहता है। However, in 2002-3 it was found that condition of grant was not completed. ये पता चलता है कि कंडीशन ग्रांट की कंप्लीट नहीं हुई थी। इसका मतलब खर्च तो हुआ था लेकिन जिस तरीके से खर्च होना था वैसे खर्च नहीं हुआ था। अब आपसे क्या कहता है, इलुसिडेट द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ AS 12, यानी आपको रिफंड ऑफ ग्रांट की अकाउंटिंग बतानी है। अगर पैसा खर्च न हुआ होता तो अकाउंटिंग डिफरेंट होती, और पैसा खर्च हो गया है तो अकाउंटिंग डिफरेंट होगी। क्योंकि अगर पैसा खर्च हो गया होता तो ऐसे में सारा ग्रांट आप एमोर्टाइज करके कहां डाल चुके होते, PL में, और ऐसे में जब हमें ग्रांट वापस करना पड़ता तो हम डेबिट क्या कर देते, PL। लेकिन अगर हमने ग्रांट खर्च ही नहीं किया है तो मेरे पास तो ग्रांट अभी भी पड़ा होगा बैलेंस शीट में, और ग्रांट वापस करते समय हम डेबिट क्या करेंगे, जो ग्रांट मेरे पास बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसने ग्रांट खर्च कर दिया है तो इसने तो क्या किया होगा, सारा का सारा ग्रांट PL में उठा के डाल दिया होगा। तो अब आपको डेबिट क्या करना पड़ेगा, PL अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिए। आंसर 4, अकॉर्डिंग टू AS 12 accounting for government grant received for expense is recognized in PL as expense to the extent it is expended. On refund of such grant, unamortized grant is debited, and any shortfall is debited to profit and loss account. आपने ये लिखा है कि ग्रांट अगर एक्सपेंस के लिए मिलता है तो उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है PL में एज इनकम टू द एक्सटेंट इट इज एक्सपेंडेड। जितना खर्च करते हैं उतना PL में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और फिर जब इसे रिफंड करना पड़ता है तो जितना अनएमोर्टाइज्ड ग्रांट बचा होता है उसे डेबिट कर देते हैं, और कोई शॉर्टफॉल होता है तो वहां पे PL डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमने AS का रेफरेंस दे दिया। अब क्वेश्चन की बात कर लीजिए। हियर द ग्रांट वाज रिसीव्ड which was further expended
which was further expanded but not in accordance with condition prescribed by government. ग्रांट मिला था, आपने एक्सपेंड भी किया, लेकिन कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं किया. Thus, the grant refunded shall be debited to PL account. अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक और दूसरी एंट्री पीएल डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल. ठीक है. ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 है, पीटीसी लिमिटेड रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट ₹300 लाख to acquire an asset costing 1500 lakh during 1999-2000. पीटीसी लिमिटेड को ग्रांट मिला है 300 लाख रुपए का एक एसेट को खरीदने के लिए जो 1500 लाख रुपए की है 99-2000 में. द लाइफ ऑफ एसेट इज 10 years. द ग्रांट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम इन बैलेंस शीट. ग्रांट जो आपको रिसीव हुई थी वो डेफर्ड इनकम की तरफ बैलेंस शीट में क्रेडिट की गई है. मतलब कौन सा अप्रोच लगाया गया है? हाँ, एडिटिव अप्रोच. ड्यूरिंग 2002-03 ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन द ग्रांट ऑफ 300 लाख बिकम्स रिफंडेबल. 2-3 में ग्रांट रिफंड कर दिया गया 300 लाख रुपए का. कितने साल बाद? देखो, पहला डेप्रिसिएशन लगा होगा 2000 में, फिर 2001 में और फिर 2002 में, 3 साल बाद. ठीक है. 99-2000 में एसेट आई है, 2-3 में ही रिफंड हो गया है. तो पहला डेप्रिसिएशन 2000 में लगा, फिर 2001 में लगा, फिर 2002 में लगा. 2003 में तो लग नहीं पाएगा, 2-3 में ही रिफंड हो जा रहा है. ठीक है. तो 3 साल बाद रिफंड आ रहा है. तो ड्यूरिंग 2-3 ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन द ग्रांट ऑफ 300 लाख बिकम्स रिफंडेबल. द बैलेंस इन डेफर्ड इनकम वाज 270 लाख एंड डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट वाज 1080 लाख. डेफर्ड इनकम 280 लाख रुपए बची हुई थी. डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट 1080 लाख थी. रिकॉर्ड रिफंड ऑफ ग्रांट एंड डिटरमिन चेंज इन एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 2-3. रिफंड ऑफ ग्रांट की आप अकाउंटिंग एंट्री बताइए और चेंज इन एनुअल डेप्रिसिएशन बताइए. ठीक है. रिफंड ऑफ ग्रांट की एंट्री, अकाउंटिंग फॉर refund of grant. देखिए, रिफंड ऑफ ग्रांट में आप क्या करते हो? जितना ग्रांट की अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू होती है उसे आप डेबिट कर देते हो और बैलेंस पीएल डेबिट कर देते हो. ग्रांट रिफंड कर कितने रुपए का रहे हैं? 300 लाख रुपए का. तो पहली एंट्री कीजिए, ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक 300 लाख रुपए. और दूसरी एंट्री ग्रांट डेबिट. ग्रांट कितने का बचा हुआ है इस समय? 270 लाख का. तो 270 लाख फिर पीएल डेबिट कर दीजिए. जितना बच गया उतने से पीएल डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल. तो ये तो हो गई रिफंड ऑफ ग्रांट की एंट्री. आपसे साथ ही साथ ये पूछा है डिटरमिन चेंज इन एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 2-3. एनुअल डेप्रिसिएशन में क्या बदलाव आएगा ये बताइए. बताइए क्या बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा. एडिटिव अप्रोच में डेप्रिसिएशन बदलता नहीं है. ठीक है, लिख दीजिए
नो चेंज इन एनुअल डेप्रिसिएशन बिकॉज book value of asset shall remain unchanged। वो तो डिडक्टिव अप्रोच में ना बुक वैल्यू बदलती है तो डेप्रिसिएशन बदलता है, एडिटिव अप्रोच में एसेट अलग चलता है, ग्रांट अलग चलता है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द कंपनी क्रेडिटेड द ग्रांट टू एसेट अकाउंट। अगर कंपनी ने ग्रांट को एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया होता तो रिफंड के समय क्या एंट्री होती? तो रिफंड के समय एसेट की कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है, यही होता। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है हम लोग देख लेते हैं और फिर बढ़ा देते हैं उसको। तो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इसमें 1 2 मत लिखिएगा, ये ए भी लिख लीजिए क्योंकि ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का और सेकेंड पार्ट अब आंसर कर रहे हैं। रिफंड ऑफ ग्रांट, ब्रैकेट में डिडक्टिव अप्रोच, परचेज ऑफ एसेट। एसेट कितने की परचेज की थी आपने? 1500 लाख। इसी में से लेस कर दिया जाता है ग्रांट, ग्रांट को एसेट की वैल्यू से कम कर देते हैं 300 लाख। तो मेरी एसेट कितने की हो गई थी? 1200 लाख। ठीक है, इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1200 लाख डिवाइडेड बाई 10 साल। तो ये कितना हो गया? 120 लाख। तीन साल बाद ग्रांट रिफंड हो रहा है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिफोर रिफंड ऑफ ग्रांट इज इक्वल टू 1200 लाख रुपए की एसेट है, इसमें से माइनस कर दीजिए 120 लाख इंटू 3। 1200 लाख रुपए की एसेट में से 3 साल का डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, 120 लाख इंटू 3 840 लाख। ठीक है, अब ग्रांट वापस करोगे तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिफंड ऑफ ग्रांट। जब आप वापस करोगे ग्रांट को तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840 प्लस 300 रुपए का ग्रांट था ना, 300। तो ये हो जाएगा 840 लाख प्लस 300 लाख इज इक्वल टू 1140 लाख। और अब एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? 1140 लाख डिवाइडेड बाई 10 साल में से 3 साल चले गए, बचे 7 साल। कितना? कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? 162.8 लाख। ठीक है, जर्नल एंट्री कर दीजिए, ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक
300 लाख रुपए, ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक 300 लाख रुपए, और फिर उसके बाद दूसरी एंट्री क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, एसेट डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल, $300 लाख रुपए। फिर उसके बाद सी, डेप्रीशिएशन अब हमारा डिडक्टिव अप्रोच में बदल जाता है, तो अब डेप्रीशिएशन कितने का हो गया है, अब डेप्रीशिएशन हो गया 162.8 लाख। पहले कितने का डेप्रीशिएशन था, पहले डेप्रीशिएशन था 120 लाख रुपए का। हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये सॉल्व दिया हुआ है। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका सॉल्यूशन भी है, इसे आप अपने आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 से। इसका भी आंसर आपने मेरे साथ देखा है और इसका सॉल्यूशन यहां पे भी दिया हुआ है, इसे आप अपने आप देख लोगे। सो विद दिस वी हैव डन विथ AS12।